गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल फोर्स यानी कि मूलभूत बल होते हैं उनमें से एक हमारा बल आता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। इसी की नॉलेज यानी कि इसी की स्टडी के पे हमारा चैप्टर बेस है पूरा गुरुत्वाकर्षण, कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स से होता क्या है, ये होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी डेली लाइफ में। हम कोई भी वस्तु ऊपर की ओर उछालते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे ही गिरती है, चाहे कोई वस्तु थोड़ी जल्दी निकल जाए, भारी होगी तो जल्दी गिरेगी, और हल्की हो तो लेट गिरती है। अब इसी जो ये वस्तु वापस आती है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आती है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 1665 इसमें सर आइजैक न्यूटन ने इनका नाम हम सब जानते हैं न्यूटन। जो हम कहानी सुनते हैं, कहानी क्या है तो रियल है, रियल इंसिडेंट है। 1665 में इन्होंने वो सेब इनके सर पे गिरा था 1665 में सर आइजैक न्यूटन के। तो जिज्ञासा ही हमारी साइंस क्रिएट करती है। इनके मन में जिज्ञासा रहती है कि वो सेब ही है, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। पर इसी बात को लेकर वो इतने सीरियस हो गए कि उन्होंने 1686 में जाकर एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक बल प्रतिपादित करेंगे, फोर्स को जनरेट किया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगता है जो एक दूसरे को खींचता है, रिपल्सिव करता है प्रत्येक पार्टिकल पर। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखते हैं कि वो है क्या। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण यानी कि एवरी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है विच हैव मास यानी कि द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान होना बिल्कुल जरूरी है। इन्होंने इस बात पर भी नोट किया था कि उसके द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होता है वो उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को उसके द्रव्यमान के कारण यानी कि मास होगा तो अट्रैक्ट होगा, दूसरा कण आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता, रिपल्सिव नहीं होता, आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को जो रिपल्सिव ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है हमारा आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये हुई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब इसकी वैल्यू के बारे में पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखते हैं। अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। अब गुरुत्वाकर्षण बल को ही या वैल्यू जो इसका फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने इस नियम में बताया कि जो दो पार्टिकल होते हैं, किन्हीं दो पार्टिकल के लिए लिया जिसका पहले का मास m1 दूसरे का मास m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, को r डिस्टेंस पर रखें। तो न्यूटन ने बताया था कि जो इन दोनों के बीच में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F वो लगता है वो दोनों पार्टिकल के मास के मल्टीप्लाई यानी कि मास के मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल होता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m। ये हमने भी इक्वेशन। और दूसरी चीज बताई थी कि जो ये फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका था, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के यानी कि r²। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से एक रिजल्ट निकलता है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। हमने मर्ज कर दिया। हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है g जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
m1 इंटू m2 अपॉन r²। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और g होता है हमारा कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी यूनिवर्सल होता है। ठीक, ये जी हो गया। अब हम इसकी जो हमारा नियम है, लो है, हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा इसी इन दोनों इक्वेशन से ही बना सकते हैं। जैसे किन्हीं दो पिंड मान ले लो, कण ले लो, वस्तु ले लो, किन्हीं दो पिंड के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर लिख देते इम्प्लाई यानी कि अर्थात इक्वेशन, वो बस ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इसके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r²। ठीक, अब हम यहाँ से अगर जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये r² इंटू में जाएगा, तो ये आएगा हमारा जी m1 m2 अपॉन f r²। ठीक, अब ये जी m1 m2 अपॉन में चले जाएंगे दोनों जी, r² अपॉन m1 m2। ये हमारा जी का फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट से इसे निकल जाएंगे। अब जी की डेफिनेशन की बात आती है, तो यहाँ पर हम लेट करके निकालते हैं जी की डेफिनेशन की। लेट कर लेंगे यानी माना हमारे m1 m2 बराबर 1 kg, यानी कि जो भी पार्टिकल वो 1 किलोग्राम का हो माना, तथा उन दोनों की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर। ये डेफिनेशन के लिए है जी की डेफिनेशन परिभाषा क्लियर करते हैं कि जी की डेफिनेशन कैसे निकलती है। यदि दो पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा बीच की दूरी 1 मीटर हो, ये भी एक, तब उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। कब, जब ये कंडीशन हो तब ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात आती है इसके मात्रक की, जी के मात्रक की। फोर्स का मात्रक हमने न्यूटन पता है। ठीक है, अब आता है जी का मात्रक। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। F का क्या आता है, न्यूटन, r² है यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम यानी किलोग्राम का स्क्वायर। सिंपल लिखते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अब ये आती है जी का मात्रक। अभी हमने कहा कि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यानी कि यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू हर जगह यूनिवर्स में हर जगह सेम होगी। तो अब इसकी वैल्यू की बात आती है तो इसकी वैल्यू आती है हमारे 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक बहुत इंपोर्टेंट होता है लिखना, कई बच्चे छोड़ देते हैं। वैल्यू क्या है हमारे 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू, मात्रक और ये फॉर्मूला। परिभाषा हम बना सकते हैं ऐसे ही नियम, जैसे हमने नियम की बनाई, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम याद अपने आप हो जाती है। हम इससे खुद निकाल सकते हैं कि 1 किलोग्राम हो, बीच की दूरी 1 किलोग्राम हो
तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होता है। ऐसे ही उसमें कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की त्रिज्या के स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्लियर है। अब बात आती है हमारी गुरुत्व त्वरण की कि गुरुत्व त्वरण क्या था। अब हमने मोशन पढ़ा था, उसमें हमारी एक आई थी टर्म त्वरण एक्सेलरेशन। अब वो त्वरण जब हमने गति की समीकरण निकाली थी, जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे जा रही थी, तो हमने वहां ए को रिप्लेस किया था जी से। अब ये जी हमारा गुरुत्व त्वरण होता है। ये क्या होता है देखते हैं। गुरुत्व त्वरण गुरुत्व या गुरुत्व त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने एक्सेलरेशन पढ़ी थी सिंपल, हमने सिंपल एक्सेलरेशन यानी कि पढ़ी थी कि वेग में यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, हमारी एक्सेलरेशन होती है। अब ऐसे ही हमारी गुरुत्व त्वरण आती है। गुरुत्व त्वरण में हमने बात बताई थी पहले भी कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं या ऊपर से पृथ्वी की ओर आते हैं, तब हमारा एक्सेलरेशन गुरुत्व त्वरण के उसमें चेंज हो जाता है। तो हम यही बात करेंगे कि जब कोई वस्तु जब कोई पिंड या वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में होने वाली वृद्धि को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। जब कोई पिंड या वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वही जो इंक्रीज होता है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में गुरुत्व त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्व त्वरण और हमारे कांस्टेंट यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन आता है वो देखते हैं। गुरुत्व त्वरण जी स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब लेट कोई दो पार्टिकल हैं, फर्स्ट का मास m1 दूसरे का m2, बीच की डिस्टेंस r। तो दो लेट टू पार्टिकल which mass is m1 and m2 and distance between r, डिस्टेंस कितनी है r। तो इसके बीच में हमने पढ़ा कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अभी हमने कहा था कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम ए को जी से रिप्लेस करते हैं, दोनों एक चीज है। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी कि F इज इक्वल टू होता है हमारा m।
राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं F इजिकल टू एम जी। ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली, एक को जी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि अब हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, हमें रिलेशन चाहिए किस किसके बीच में, जी और इस जी के बीच में, यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के, यानी कि हमें फोर्स से कोई रिलेशन नहीं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि फोर्स दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल आ जाएंगे हमारे, एम जी अपॉन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने किसी पार्टिकल ले लिया तो m1 ले लो या m2 ले लो, हमने m1 ले लिया, किसी एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एक m2 और अपॉन आर स्क्वायर। अब देखेंगे हमारे दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, यही हमारा फाइनल रिलेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में। ठीक, हमने आज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का लॉ और इनके बीच में रिलेशन पढ़ा। कल हम इसी टॉपिक को और बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें प्लीज। थैंक यू।